अच्छा बेटे, ये अब जो मैंने आपसे कहा जो काम करना है वो फंक्शंस ऑफ किडनी है, मतलब किडनी के फंक्शंस क्या क्या हैं। मैं सारे पहले फंक्शंस बता दूंगा, पहले एक फंक्शन बताऊंगा, फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर आपका कोई सवाल हो तो हर एक फंक्शन के एंड पे पूछना, बीच में नहीं पूछना बेटे, इंटरप्शन आती है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर। जैसे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर कि किडनी के 4 मेन फंक्शंस हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन और काउंटर करंट एक्सचेंज। ये 4 फंक्शंस के नाम हैं जो किडनी परफॉर्म करती है। इसमें सबसे पहला फंक्शन जो है किडनी का वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के मायने क्या हैं? अल्ट्रा के मायने हैं समथिंग विच इज वेरी स्मॉल एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। कोई चीज जिसका साइज बहुत छोटा हो, मॉलिक्यूल के लेवल पे हो, उसको हम अल्ट्रा कहते हैं। और फिल्ट्रेशन के मायने तो फिल्टर करना, यानी कि साफ करना, अलग करना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के मायने मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर फिल्टर करना। किस चीज को फिल्टर करना? ब्लड को। जो ब्लड किडनी के पास आ रहा है, नेफ्रॉन के पास जो ब्लड आ रहा है, उसको फिल्टर करना। ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसीजर है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब हर चीज फिल्टर होती है, ये नॉन सेलेक्टिव है फिल्ट्रेशन। इसका मतलब है हर चीज फिल्टर होती है। जैसे ही ब्लड गुजरता है ग्लोमेरुलस से, कल हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलस ब्लड सप्लाई थी बोमेन कैप्सूल की। तो जैसे ही ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड आता है नेफ्रॉन के पास, तो ब्लड में से जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो तमाम सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से लीक होते हैं और बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर होके जा रहे होते हैं। इसके अलावा तमाम चीजें फिल्टर हो जाती हैं ब्लड से, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके तमाम चीजें बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं, सिवाय प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनके, और जो ब्लड के सेल्स हैं इनके अलावा। ब्लड के सेल्स कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो हैं जिनका साइज बड़ा है, वो तमाम सेल्स जो ब्लड के अंदर हैं, वो तमाम सेल, और जो ब्लड में ही प्लाज्मा है उसमें जो प्रोटीन्स हैं उनके अलावा हर चीज फिल्टर हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज भी बड़ा है और आरबीसी वगैरह का साइज भी बड़ा है। तो जो बोमेन कैप्सूल है उसमें जो पोर्स हैं या सुराख है उनका साइज छोटा होता है, तो ये तमाम चीजें पास नहीं हो पा रही होती। इसके अलावा एक और बात, जो ब्लड प्रेशर है बोमेन कैप्सूल का या ग्लोमेरुलस का, ये हमेशा बढ़ा हुआ होता है। ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ होता है। उसका रीजन है, ये आपसे रीजन बेस्ड सवाल भी पूछ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है वो ज्यादा है, क्योंकि जो चीज ब्लड लेकर आ रही है वो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आती है, तो उसका डायमीटर बड़ा है। एक चौड़ी वेसल है जो बोमेन कैप्सूल में एंटर हो रही है, तो ज्यादा ब्लड आ रहा है। लेकिन जो उसमें से वेसल निकल रही है बाहर, इफरेंट आर्ट्रियोल, उसका डायमीटर छोटा है, तो ब्लड आता ज्यादा है, निकल कम पा रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ होता है। मैंने उसका रीजन भी बताया कि द अमाउंट ऑफ ब्लड विच एंटर थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल is more as compared to amount of blood which is excreting out through efferent arteriole। तो जो amount of blood अंदर आ रहा है वो ज्यादा है जो efferent arteriole blood लेकर आ रही है, और जो efferent arteriole निकल रही है यहाँ से बाहर, मतलब एक ही ट्यूब की 2 ओपनिंग है, एक बड़ी ओपनिंग है, एक छोटी ओपनिंग है। जो बड़ी ओपनिंग है उसके जरिए ज्यादा ब्लड आ रहा है, उसी की जो छोटी ओपनिंग हो रही है उसमें से जो ब्लड निकल रहा है वो कम निकल रहा है, तो अंदर से प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो आपको हमेशा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस का वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ये बेटे पहला फंक्शन था। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के मायने वापस
से सब्सटेंसेस का, जो भी सब्सटेंस नेफ्रॉन के पास हैं, उन सब्सटेंसेस का वापस नेफ्रॉन से निकलकर ब्लड में चले जाना और ब्लड के थ्रू बॉडी को वापस मिल जाना। ये जो रीएब्जॉर्प्शन है, यानी कि वापस से जज्ब हो जाना, ये फंक्शन इसलिए होता है कि बॉडी की डिमांड होती है अक्सर सब्सटेंसेस की कि अगर बॉडी में किसी सब्सटेंस की कमी हो जाए तो बॉडी मैसेज भेजती है किडनी को कि आपके नेफ्रॉन्स जो हैं उनके पास ये सब्सटेंस है, अगर तो हमें ये सब्सटेंस चाहिए तो आप हमें ये अवेलेबल करें, यानी कि वापस दे दें। तो रीएब्जॉर्प्शन जो होती है ये उन तमाम सब्सटेंसेस की रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है जिन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट हो बॉडी को। और ये तमाम सब्सटेंसेस जितने भी हैं जो नेफ्रॉन्स के पास हैं, ये तमाम सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू बॉडी को वापस भेज दिए जाते हैं, जिसकी भी डिमांड होती है थ्रू ब्लड। अब आपने पढ़ा था नेफ्रॉन्स के पार्ट थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट। ये तमाम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर थे, हमने कल पढ़ा था, ये आपके जहन में होने चाहिए। तो हर एक स्ट्रक्चर के लेवल पे कोई ना कोई चीज रीएब्जॉर्ब हो रही होती है। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उसके लेवल पे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के लेवल पे ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वापस जा रहा है बॉडी के पास जितना जितना नीडेड है। वाटर, कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर का रीएब्जॉर्ब होता है। अमाइनो एसिड का कुछ ना कुछ अमाउंट रीएब्जॉर्ब होता है। सॉल्ट बहुत सारी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और वापस भेज दी जाती हैं बॉडी को थ्रू ब्लड। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के लेवल पे ये चार चीजें जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ अमाउंट वापस जा रहा है बॉडी के पास, क्योंकि बॉडी को जरूरत है इन सब्सटेंसेस की। डिसेंडिंग लिम्ब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद था दूसरा पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हिनले का, ये परमिएबल होता है वाटर और सोडियम आयंस को लेकर। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब अलाउ करता है कि इसके अंदर से ये चीजें पास हो जाएं और इसके अंदर ये चीजें आ जाएं। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर को लेकर और सोडियम आयंस को लेकर। डिसेंडिंग लिम्ब के लेवल पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। डिसेंडिंग लिम्ब के लेवल पे वाटर की अगेन दोबारा से वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। असेंडिंग लिम्ब के लेवल पे सोडियम और क्लोराइड आयंस, असेंडिंग लिम्ब के लेवल पे सोडियम और क्लोराइड आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं। असेंडिंग लिम्ब जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो है वो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, और असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है वाटर के लिए। तो देखो दो चीजें कही मैंने, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल था वाटर के लिए, सोडियम आयंस के लिए, यानी कि वो अलाउ करता है कि उसमें से गुजर जाएं या उसके अंदर आ जाएं। कौन कौन गुजर जाए या आ जाए? वाटर और सोडियम आयंस। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कि इसमें से निकल जाते हैं ये दोनों, और ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, यानी कि ये पानी को अपने अंदर आने नहीं देता। इसके अलावा जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उसके लेवल पे कैल्शियम और पोटेशियम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के लेवल पे कैल्शियम और पोटेशियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के लेवल पे सोडियम और पोटेशियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और अल्टीमेटली जो लास्ट स्ट्रक्चर है कलेक्टिंग डक्ट, उसके लेवल पे दोबारा से पानी की या यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन होती है। कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पे पानी दोबारा से एक दफा, आखिरी दफा, और यूरिया की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और जो चीज बच जाती है अब वो बेटे यूरिन बचता है, और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ये है रीएब्जॉर्प्शन। अब जो तीसरा फंक्शन है जो अब हम करने जा रहे हैं वो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। थर्ड फंक्शन है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन किडनी का।
जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब शेप, सेक्रीशन का मतलब किसी चीज का निकलना या आना। ट्यूबुलर सेक्रीशन में ये क्या बात करते हैं, ये बताते हैं कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स के लेवल पर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के लेवल पर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मतलब जिनमें जहर है, और कुछ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जिनमें नाइट्रोजन है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। यहाँ पे ये लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। ये तमाम सब्सटेंसेस जो हैं ये सब नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं। ये तमाम सब्सटेंसेस बाज दफा ब्लड से डायरेक्टली रिलीज होते हैं और इन दो लेवल पे एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के लेवल पे ये तमाम नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयंस, इसके अलावा हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन भी बाज दफा लीक होते हैं, और किडनी की जो स्पेस होती है या जो मेडुला की जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। किडनी के अंदर, मेडुला के अंदर जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयंस बाज दफा वहां जमा हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाते हैं। ये दोनों आयंस जो हैं, अमोनियम और हाइड्रोजन आयंस, ये भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। इन तमाम सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन होती है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के लेवल पे। तो किडनी के अंदर, मतलब मेडुला की जो स्पेस है उसके अंदर से भी तमाम टॉक्सिक या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल एंड एट द लेवल ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। मैं एक दफा दोबारा बताता हूं। मैंने कहा कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के लेवल पे पॉइजनस सब्सटेंस और नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो ब्लड से लीक होते हैं और लीक होके किडनी के पास जमा हो जाते हैं, ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं, ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट जो स्पेस में जमा हो गए थे, उस स्पेस का नाम था इंटरस्टिशियल स्पेस, का नाम था इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां से तमाम चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के लेवल पे एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयंस ये भी इसी स्पेस में है, इंटरस्टिशियल स्पेस में है, वहां से निकल के एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली एट द लेवल ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और ये जो अमोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस हैं, दरअसल ये अपना रोल प्ले करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड। क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन होंगे उतना ज्यादा ब्लड का पीएच लेवल जो है वो एसिडिक हो जाएगा। तो उसका पीएच लेवल ज्यादा एसिडिक ना हो, उसको कम करने के लिए ये तमाम चीजें एब्जॉर्ब होती हैं और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के लेवल में आती हैं। डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल इसको यूरिन में शामिल करके बॉडी से एक्सक्रीट करता है, यानी कि अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो हैं, जब ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये फिर यूरिन में शामिल करके बाहर निकाल दिए जाते हैं ताकि ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन रहे। ये तीसरा फंक्शन था। अब जो लास्ट फंक्शन है किडनी का वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। लास्ट फंक्शन जो है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज काउंटर करंट एक्सचेंज जो है या काउंटर करंट सिस्टम जो है, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। काउंटर करंट के मायने क्या होते हैं बेटे? काउंटर करंट के मायने क्या होते हैं? बिलफर्स दो ट्यूब्स हैं, मैं पहले इनके मायने बता रहा हूं। बिलफर्स दो ट्यूब्स हैं और दोनों ट्यूब्स के अंदर कोई ना कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, चैप्टर नंबर 13 में भी आपने पढ़ा था, रिस्पायरेशन इन फिशेस के अंदर काउंटर करंट। फर्ज करो दो ट्यूब्स हैं आपके पास
और ये जो दो ट्यूब्स हैं इनमें कोई ना कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन उस लिक्विड की डायरेक्शन दोनों ट्यूब्स में कैसी है? फर्ज करो कि एक ट्यूब ये है और दूसरी ट्यूब ये है, ये दो ट्यूब्स हैं, इन दोनों ट्यूब्स के अंदर कोई ना कोई लिक्विड है। अब बिलफर्ज जो इस ट्यूब में लिक्विड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इस ट्यूब में जो लिक्विड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये दोनों ट्यूब एक दूसरे के क्या हैं? बहुत करीब है। तो अगर दो ट्यूब्स एक दूसरे के बहुत करीब हों और उनमें जो फ्लो करने वाले सब्सटेंसेस हैं उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट हो, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इस चीज को आप क्या कहते हैं? काउंटर करंट। काउंटर करंट के मायने कि अगर बिलफर्स कोई सब्सटेंसेस हैं जो दो ट्यूब्स में फ्लो कर रहे हैं, ये दोनों ट्यूब्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इन सब्सटेंसेस की डायरेक्शन इन ट्यूब्स के अंदर एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट हो। ये फर्स्ट करो, ये एक ट्यूब है, इसमें डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। ये एक ट्यूब है, इसमें डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो अगर कोई बिलफर्स इस तरह की दो ट्यूब्स हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, उनमें सब्सटेंसेस फ्लो कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और इनके इतने करीब होने की वजह से इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? एक्सचेंज। इन दोनों के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा हो मटेरियल का, तो इस चीज को आप क्या कहते हैं? काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज। तो उसके बाद अब इसी के अंदर ये देखो यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये क्या होता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या चीज है और ये होता कहां है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक मैकेनिज्म का नाम है जो लूप ऑफ हिलने में होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक मैकेनिज्म का नाम है जो लूप ऑफ हिलने के अंदर होता है, और ये इसलिए होता है ताकि मेंटेन रहे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन मेडुला। मेडुला में जो आयंस का लेवल है वो मेंटेन रखा जा सके, इसलिए ये काम होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये इन्वॉल्व होता है इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेडुला, यानी कि आयंस के लेवल को मेंटेन कराने के लिए अक्रॉस द मेडुला ये काम हो रहा होता है। अब इसको गौर से सुनना, जब भी कभी कोई सब्सटेंस यानी कि लिक्विड गुजर रहा होता है डिसेंडिंग लिम्ब से, जब भी कोई लिक्विड डिसेंडिंग लिम्ब से गुजर रहा होता है तो वो शुरू में कैसा होता है? आइसोटोनिक। जब भी कभी कोई लिक्विड सब्सटेंस डिसेंडिंग लिम्ब से गुजर रहा होता है तो वो कैसा होता है? आइसोटोनिक। डिसेंडिंग लिम्ब के लेवल पे अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, यानी कि इसी आइसोटोनिक लिक्विड में से पानी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि इसमें से पानी निकल जाता है बाहर, और जब पानी निकल जाएगा इसमें से बाहर तो ये लिक्विड कैसा हो जाएगा? इसमें क्या चीज बचेगी? खाली सॉल्यूट बचेंगे। पानी निकल गया, सिर्फ सॉल्यूट बचे, यानी कि अब ये कैसा हो गया? ये हाइपरटोनिक हो जाता है क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज्यादा होते हैं। पहले कैसा था? जब पानी ज्यादा था आइसोटोनिक था, अब पानी इसमें से निकल गया बाहर तो अब कैसा हो गया? अब ये हो गया हाइपरटोनिक, पानी के निकल जाने की वजह से। ये सब काम कहां हो रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब के लेवल पे ये काम हो रहा है। जबकि ऑन द अदर हैंड असेंडिंग लिम्ब जो है, ऑन द अदर हैंड जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब से क्या चीज रीएब्जॉर्ब होती है? अभी आपने पढ़ा था असेंडिंग लिम्ब के लेवल से सोडियम और क्लोराइड आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं। असेंडिंग लिम्ब के लेवल से सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर निकलते हैं, असेंडिंग लिम्ब से सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर निकलते हैं। जब ये सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर निकलते हैं तो ये कहां जमा होते हैं? ये जमा होते हैं नेफ्रॉन के ही पास जो स्पेस है उसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस, ये वहां जमा हो जाते हैं। और वहां जमा होने से इंटरस्टिशियल स्पेस का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? सोडियम और क्लोराइड ये भी तो सॉल्ट है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस कैसी हो जाएगी? इट विल बिकम सॉल्टी, इट विल बिकम हाइपरटोनिक।
जिसकी वजह से और पानी निकलेगा, और ज्यादा पानी निकलेगा, यानी कि पानी मल्टीप्लाई होगा, और अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा असेंडिंग लिम्ब से, ताकि इसकी हाइपरटोनिसिटी को कम किया जा सके। इसका मतलब है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी इस तरह। तो ये जो पानी की और 90% रीएब्जॉर्प्शन हो रही है इस तरह से, ताकि जो यूरिन पास करें आप वो कैसा हो, हाइपरटोनिक हो, यूरिन कंसंट्रेटेड हो, और वाटर मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो सके। इस मैकेनिज्म को बेटे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। बात समझ में आई?